ji, a very senior BJP leader from Mumbai, Maharashtra, and also Amdar from Kandivali. Atul ji, आपका स्वागत है. नमस्ते, धन्यवाद. अतुल जी, यू आर बिजी. कल आप बिजी थे पंचायत पोल्स, सब टेलीविजन चैनल्स में जाके आप बीजेपी के परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा जरा वर्णन करेंगे. बीजेपी के परफॉर्मेंस इन द पंचायत पोल्स इन महाराष्ट्र. नहीं, पहली बात तो ये सब उपचुनाव थे 5 जिला परिषद के, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी वर्सेस महाविकास आघाड़ी, इस प्रकार से ये चुनाव पहली बार हुआ 2 बरस में ये सरकार आने के बाद. और उसमें हम नंबर 1 की पार्टी, पंचायत समिति में भी और जिला परिषद में भी नंबर 1 पार्टी कोई रही तो वो भारतीय जनता नंबर 1 बीजेपी. यस. और इसके लिए ये उसकी विशेषता है. और जो पंढरपुर में बाई इलेक्शन में तीनों पार्टी इकट्ठा आने के बाद भी जो हमारी ट्रेडिशनल सीट नहीं थी उसके ऊपर भी हम जीत गए. वही स्थिति अभी 30 अक्टूबर को देगलूर का जो बाई इलेक्शन है, विच इज ऑल्सो नॉट अवर ट्रेडिशनल सीट. बीजेपी नेवर वोन दैट सीट, बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ the anger in the people's mind against this Mahavasuli Sarkar, we will win Deglur by election. तो आपका कहना है कि बीजेपी परफॉर्मिंग वेरी वेल. अतुल जी, लेट अस कम टू द लोकल इशू. अभी आपने बीच में एक बहुत बड़ा इशू उठाया, ड्रग मेनेस. सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद हमने देखा कि एक ऑफिसर को यहाँ पर डिप्यूट किया गया और उस ऑफिसर ने बहुत जबरदस्त काम किया. पूरे 1 साल में करीबन 300 अरेस्ट उसने किए. ड्रग माफिया जो दाऊद गैंग से कनेक्टेड थे उनके कमर तोड़ दिया. बहुत बड़े जो लोग थे जिसको हाथ में उंगली कोई उठा नहीं सकते थे, ना लोकल पुलिस, ना एंटी नार्कोटिक सेल. समीर वानखेड़े जी, हु इज जोनल हेड ऑफ मुंबई नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ही स्मैश्ड देम. महाराष्ट्र गोवा में उसने कसम खाया कि ड्रग मेनेस को खत्म करेंगे. आपने खुद बहुत स्टडी किया है अतुल जी, ड्रग मेनेस इन महाराष्ट्र किस प्रकार से देखते हो आप? नहीं, ड्रग मेनेस तो है, वो बरसों से है, लेकिन लोगों के लिए समस्या तब होती है जब लॉ फॉर एनफोर्सिंग एजेंसीज उसके तरफ निग्लेक्ट करते हैं. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. लास्ट 2 इयर्स में ड्रग की फैक्ट्री डोंगरी में किसने समाप्त की? एनसीबी. देयर इज द सेम नार्कोटिक डिपार्टमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट. यस. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. When we made allegation regarding the drug menace in Bollywood, Yes. that time Mahavikas Aghadi leaders had made allegations against us. Yes. That we want to destroy Bollywood, and that's why we are anti-Maharashtrian. As it is, everyone in Bollywood is taking drugs, and nobody other than Bollywood people is taking drugs. So that is not the case. Drugs is a menace, and we have to come very hard on all these drug trafficking, drug peddlers, or those who are indulging in consuming that. And then who or she, whoever maybe anybody's son, anybody's daughter, but law is law. And this drug menace, most importantly, ruining our young generation, which is our strength, which is our future. And so I congratulate Sameer Wankhede. In last 2 years as a zonal officer, he conducted so many searches in Sushant Riya Chakravarti case. They filed 1000 piles of charge sheet, and so I think they are doing wonderful job. But unfortunately, sitting cabinet minister of Mahavikas Aghadi Sarkar is taking objection. And most funniest thing, he is talking about the morality. When his own son-in-law was in jail for more than 8 months for drug trafficking, at that time, that sitting cabinet minister is talking about morality. How these people are there, they are against Shah Rukh Khan, they are BJP, want to destroy Shah Rukh Khan family, and this is all humbug. And he conveniently forget that this is basically job of Home Department of Maharashtra. But Home Minister of Maharashtra, new and earlier one, both are now invisible. One is absconding and current is invisible.
सर अतुल जी, बहुत बड़ा एक विषय आपने उठाया। एनसीबी का चार्जेस, जो नवाब मलिक जी ने चार्जेस लगाए थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कि ये पूरे रेड कुछ शिफ्ट में जो लास्ट वीक हो गए थे, शिफ्ट में कोई रेड हुआ नहीं है। ये पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता, एक मिस्टर भानुशाली थे और एक किरण गोसावी करके एक लोकल प्राइवेट डिटेक्टिव थे, उनको फोटोग्राफ्स दिखाया गया और उनको कहना है कि ये रेड पूरा, और भानुशाली जी के एक कार्यकर्ता है जो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, तो भानुशाली जी का कहना है कि आई एम एन इन्फॉर्मर, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमने देखा इस चीज़ को गलत हो रहा है तो मेरा काम था इन्फॉर्म करना, और एक बहुत बड़ा रेव पार्टी जो चल रहा था यॉट के अंदर, शिप के अंदर, उसको हमने इन्फॉर्मेशन दिया, उतना ही हमारा काम है। एनसीबी ने पूरा लिस्ट दिखाया कि हमारे पास 9 प्राइवेट विटनेसेस है, इंडिपेंडेंट विटनेसेस है, उसमें से भानुशाली और किरण गोसावी 2 लोग हैं, बाकी और 7 लोग हैं जो प्राइवेट डिटेक्टिव, ये पूरा। तो और एनसीपी का यही कहना कि नवाब मलिक इज एन अफेक्टेड पार्टी, जैसे आपने खुद कहा कि उनके दामाद 8 महीने अंदर थे। और एक बहुत बड़ा विषय ये भी है अतुल जी कि जो 200 किलो मारुआना पकड़ा गया था उनके साथ, वो लेबोरेटरी टेस्ट में तंबाकू निकला। तो लोग यही पूछ रहे कि नवाब मलिक के दामाद तंबाकू के धंधे में थे या मारुआना के। तो थोड़ा स्पष्टीकरण हम आपसे चाहते हैं कि एक तरफ एनसीबी कह रहा है कि हमारे हर काम एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होता है, और एक तरफ जो मिनिस्टर है इस सरकार का एलिगेशन लगा रहा है कि शिप में कोई रेड हुआ नहीं है, ये पूरा सेंट्रल प्लांट है, यानी मोदी सरकार का प्लांट है। Now, most funniest thing on part of Nawab Malik. So first of all, I would like to give one advice to Mr. Shah Rukh Khan, though he is not demanding, that in next hearing, instead of Mana Shinde, because he is a very big lawyer, and I came to know he is charging lakhs of rupees per day per appearance. Yes. So instead of Mana Shinde, Shah Rukh Khan should appoint Nawab Malik as his lawyer, because the charges which were not leveled by accused or his lawyers are leveled by Nawab Malik. So my advice to them, I will not be judgmental like them, because I am law-abiding citizen. There are court. You must have seen when first time NCB produced Aryan Khan in court, they did not give him 8 days custody, 9 days custody. They gave him only 1 day custody. In next day, when NCP was in position to produce some more evidence, and they stated that we want Aryan Khan for interrogation, then court extended his custody for 4 days. So I think there is a court of law in this country, rule of law in this country. May not be there rule of law in this state, but there is a still rule of law in the nation, and court will take appropriate decision. If NCP has done anything wrong while reading that yacht, cruise, whatever you call it, then competent court will pull up NCP. They will take action against officers. And so in yesterday's debate, I told everybody, in next day, they should become party. That NCB is doing wrong raids, so they should become party and forget in individual capacities they do not want to do anything. Then what narcotic department of government of Maharashtra is doing? Where is the Home Minister of Maharashtra? Why is not speaking? In his own state, central agency, as per his cabinet colleague's version, is doing blatant, wrong, unlawful thing. Then what is the Home Minister doing? He should move to the court. He should move to the High Court. But that is not the case. Everybody knows Nawab Malik has habitual in making false allegation. And after yesterday's press conference, I thought so, I guess, that he must have been with his son-in-law before that press conference for more than 4 or 5 hours. And that's why that side effect
has came out in that press conference. सर नवाब नाउ ये पूरे एक पॉलिटिकल माहौल बन गया है। पॉलिटिकल माहौल इसलिए कि नवाब मलिक ने पिछले 1-1.5 साल में जो समीर वानखेड़े जी ने 300 लोगों को अरेस्ट किया, 6 से 10 टॉप ड्रग माफिया जो बिलियनर्स है उनको उठा लिया, ड्रग फैक्ट्रीज बंद किए। इनका कहना है कि अडानी पोर्ट में जो माल पकड़ा है उसको छुपाने के लिए, उससे हाईलाइट निकालने के लिए यहाँ शाहरुख खान के लड़के को अरेस्ट किया गया और मर्चेंट और जितने टॉप सेलिब्रिटीज है उनके जो रिलेटिव्स है, बच्चे उनको उठा लिया। दिस इज प्योरली अ सेंट्रल प्लांट अडानी पोर्ट में जो पकड़ा है माल और पूरे इशू को दबाने के लिए। सर आपका क्या है रिएक्शन? ऐसा है कि अदानी पोर्ट में माल पकड़ा, किसने पकड़ा? राज्य की सरकार ने पकड़ा क्या? वो तो केंद्र सरकार ने ही पकड़ा, एनसीबी ने ही पकड़ा। पकड़ा ना कि नहीं पकड़ा? एक बात। दूसरी बात, अदानी पोर्ट की ये बात कर रहे हैं। हाँ, पोर्ट अदानी चलाता है, लेकिन एक बात तो सबको मालूम है, जो ये दर्शक है इसमें से 99% लोग ये हवाई जहाज से यात्रा करते होंगे। आप तो हजारों बार किया होगा। तो अभी ये मुंबई का एयरपोर्ट कौन चला रहा है? पहले जेवीके चला रहा था, वो शरद पवार एंड कंपनी ने उनको दिया, केंद्र सरकार ने। अभी अदानी चला रहा है, तो वहाँ की सिक्योरिटी कौन चलाता है? वो भी जेवीके चलाता है। वो जेवीके नहीं चलाता है, सिक्योरिटी सीआईएसएफ चलाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो आप जब बैग स्क्रीनिंग करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, और यदि आपके बैग में समझो 10 लाख की कैश मिली, तो आपको वो आदमी, वहां बैठा हुआ सीआईएसएफ का आदमी और इनकम टैक्स के अधिकारी आपकी जांच करते हैं। जेवीके के आदमी जांच नहीं करते। और इसके लिए लोगों को इतना मूर्ख मत समझो। अदानी पोर्ट में इतना माल मिला, अरे वो मिला है ने, वो पकड़ा। और वो पकड़ा किसने? केंद्र सरकार की एजेंसी ने पकड़ा। तुम्हारी सरकार रहती थी केंद्र में, तो वो माल भी जैसा मुंबई में रोज आ रहा है इसी प्रकार से आता था। शुक्र है, और मैं तो मुंबई की तरफ से वानखेड़े जी को और एनसीबी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ आइए, पोईसर में आइए, हनुमान नगर में आइए। मैं आपको अभी माँ बाप दिखाता हूं जो रो रहे हैं कि हमारे बच्चे ड्रग्स के शिकार बने। उनको बचाने का काम केंद्र सरकार के एनसीबी ने किया है। इसके लिए समीर वानखेड़े जी को मैं हृदय से ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। फंटास्टिक सर। सो योर टोटल है कि ये पूरे पॉलिटिकल एक होगा चल रहा है। अतुल जी, आप थोड़ा हम लोग लोकल इश्यूज पे आ जाते हैं। आपने डीम कन्वेंस के लिए बहुत मेहनत किया, आपने बहुत मेहनत किया, और 2-3 चीज़ें हुए, डीम कन्वेंस हो गया। क्या यू फील दैट लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है? किस प्रकार से आप देखते हो? आपकी जो लड़ाई थे और आज जो स्थिति है, कैसे देखते हो आप? देखो, वेन देवेंद्र फडणवीस की जी सरकार थी, तब हमने डीम कन्वेंस के कानून में बहुत सारे बदलाव लाए। दूसरी बात की कि हमने वो ऑनलाइन किया, और जो कठोर नियम थे वो नियम बाजू करके बहुत ही आसान इस तरीके के कानून रूल्स हमने बनाए। इसके कारण ये सच बात है कि ये करने के कारण डीम कन्वेंस मिलना अभी आसान हुआ है। लेकिन उस पर और 2 बातें करनी चाहिए। सही में तो हमारी सरकार 2019 में आई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र की सरकार जनता का विश्वासघात किया और वो खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो 2 नियम और करने चाहिए। पहली बात, इसका एडजुडिकेशन करने वाली जो डीडीआर होते हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये सिंगल विंडो सिस्टम लाना चाहिए, क्योंकि डीडीआर एडजुडिकेशन करता है, उसके बाद फाइल जाती है स्टैम्प डिपार्टमेंट में। जो स्टैम्प ड्यूटी भरना बाकी है वो भरना पड़ता है, और वहाँ से फाइल जाती है सिटी सर्वे में, जहाँ पीआर कार्ड के ऊपर सोसाइटी का नाम लैंड होल्डर करके, लैंड ओनर करके लगता है। तो मेरे 2 सुझाव रहेंगे कि डीडीआर की संख्या बढ़ाओ, उनको टारगेट दे दो, और 1 विंडो सिस्टम करनी चाहिए। ये मांग मैंने राज्य के ये मुख्यमंत्री के पास की है। और साथ में
देवेंद्र फडणवीस जी ने राइट टू सर्विस एक्ट लाया था, तो राइट टू सर्विस एक्ट में भी ये सभी बातें डालने की आवश्यकता है। सर बहुत सारे और चेंजेस आए थे जो आप और गोपाल शेट्टी जी ने मेहनत किए थे। एक था वो जो ओपन स्पेसेस है बिल्डिंग्स का, करीबन 40,000 50,000 जो बिल्डिंग्स है ओपन स्पेसेस इंक्रोच किया गया था और यूटिलाइज किया गया था। जो 100% है अभी शायद 10% वो आप लोग की मेहनत है बोल रहे थे। कैन यू एलाबोरेट ऑन दैट कि सोसाइटी कैसे इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं? नहीं, देखो आप जो बोल रहे हैं वो SRA के स्कीम के बारे में मेरे ख्याल से बोल रहे हैं। हमने दो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए थे। ये बात सही है कि 71 के स्लम एक्ट के अनुसार अपन ने 2000 तक के पब्लिक लैंड होगी या प्राइवेट लैंड होगी, किसी ने झोपड़ा बनाया होगा तो हमने उसको प्रोटेक्ट किया है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। लेकिन उसमें से ऐसे बहुत सारे प्लॉट थे जो रिजर्वेशन में थे। गार्डन का रिजर्वेशन है, प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन है, फायर ब्रिगेड का रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन के ऊपर की जो झोपड़पट्टी है वो रीडेवलप नहीं हो सकती थी, और इसके लिए देवेंद्र जी के समय DCR नया मुंबई का बना 2034 का, तो हमने 3070 ये ओपन प्लॉट के लिए ये हमने DCR में ही हमने वो प्रोविजन डाल दिया कि समझो 1000 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट है और उस पर गार्डन का रिजर्वेशन है और वो फुल्ली एनक्रोच है, तो आज क्या होता था, कानून के कारण झोपड़पट्टी वासियों को हम हटा नहीं सकते थे और 1000 स्क्वायर फुट का गार्डन ऑन पेपर है लेकिन गार्डन नहीं है। इसके लिए इसमें का 30% गार्डन रखने का, 70% पर झोपड़पट्टी वासियों को मुफ्त घर देने का, और ये 30% का FSI डेवलपर को उधर यूज करने को देने का, जिसके कारण वो वहां से पोर्शन भी बांध सकता है। लेकिन NGOs हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट में उसका हियरिंग चल रहा है, लेकिन विदाउट एनी स्टे ऑफ मुंबई हाईकोर्ट ये SRA CO और SRA ने इसके बारे में निर्णय लेना बंद किया है, और इस विषय को लेकर हम आने वाले दिन में दिवाली के बाद हम आंदोलन करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस जी ने SRA को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात की थी, वो की थी 2011 का कानून। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब मोदी जी ने कहा कि 2022 में अपने आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो 75 साल के बाद तो कम से कम इस देश में रहने वाले हर फैमिली के ऊपर उसके सिर के ऊपर पक्का मकान चाहिए। और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लाई, अलग अलग प्रकार से हम देख रहे करोड़ों घर बन रहे, करोड़ों देश में, लेकिन वो मुंबई में नहीं थी क्योंकि मुंबई में SRA थी। इसके लिए हमने देवेंद्र जी के पास ये मांग की थी, तो हमने 2011 का कानून लाया, और 2000 और 2011 तक की जो लोग हैं उनको भी सशुल्क झोपड़पट्टी में 5 लाख रुपए भरकर घर देने का प्रावधान हमने कानून में लाकर किया। 2000 तक के लोगों को फ्री ऑफ चार्ज एज पर SRA स्कीम, 2000 से 2011 तक के लोगों को 5 लाख रुपया, उसमें 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी, तो इस पैसे में उनको मिलेगा। यह हमने निर्णय किया था। साथ साथ में बहुत महत्वपूर्ण 2-3 निर्णय किए। पहले आपको पात्र बनने के लिए 7 प्रूफ लगते थे, हमने वो 1 प्रूफ किया। ये पात्र अपात्र करने के लिए सबर्ब में 1 डिप्टी कलेक्टर रहता था, हमने 2-2 डिप्टी कलेक्टर लाए, और एनेक्चर 2 LY ये सब राइट टू सर्विस एक्ट में डाला कि आपके पास एनेक्चर 2 के लिए हमने फाइल दी डिप्टी कलेक्टर के पास, तो आपको 1 महीने में उसका निर्णय करना है, और आपने निर्णय नहीं किया तो आपको रीजनिंग देना है। सो आई कैन लॉन्च कंप्लेंट अगेंस्ट यू। बट ये सरकार ने क्या किया, 2011 का कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरी तरह से रुकवा दिया। ये कानून इम्प्लीमेंट होता था तो जो जेन्युइन ऊपर रहने वाले लोग हैं फर्स्ट फ्लोर के, उनको भी घर मिलता था,
जो चाली में रहते थे उनको भी घर मिल जाता था। डेवलपर भी ये चाहते हैं कि हर एक को घर मिलना चाहिए, प्रोजेक्ट भी उनका जल्दी पूरा हो जाता है। तो इसके लिए ये दो बहुत बड़े काम हमने किए, लेकिन दुर्दैव से ये महावसूली सरकार ने एक भी काम इसमें का किया नहीं है। दिवाली के पहले या दिवाली के बाद इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुंबई एसआरए के कार्यालय के ऊपर एक बहुत बड़ा मोर्चा हम निकालने वाले हैं। एंड पूरा तैयारी अतुल जी दिख रहा है बीएमसी के चुनाव, बीएमसी में आप बीजेपी का झंडा फड़काने वाले जिस प्रकार से आप, और आप एक अहम हिस्सा हो, जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिले कि बीएमसी चुनाव में रणनीति तय करना, इस चीज में आपका भी बड़ा हाथ होगा। कैसे देखते हो बीएमसी चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस गोइंग टू बी? मुझे लगता है कि बीएमसी चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी का भगवा महानगर पालिका पर खुद के बलबूते पर लहरेगा। दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। कल के चुनाव में आपने देखा बीजेपी बिकेम नंबर 1। पंढरपुर के बाई इलेक्शन में, जैसा मैंने कहा, 2014 में पहली बार विदाउट अलायंस हम चुनाव लड़े, और 2014 तक हम पंढरपुर सीट कभी लड़े ही नहीं थे। तो अलायंस नहीं हुआ तो हम लड़े, तो हमने मित्र पक्ष को दिया क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, हम हार गए, हमारा मित्र पक्ष हार गया। लेकिन वही पंढरपुर में बाई इलेक्शन में अभी भारतीय जनता पार्टी जीत गई, क्योंकि शिवसेना को डबल एंटी इनकम्बेंसी झेलनी है। एक तो 25-30 बरस का इनका भ्रष्टाचार का कारभार, और 2 बरस से मुंबई महानगर के विकास प्रकल्पों को जो देवेंद्र फडणवीस जी ने चालू किया था, मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, नावा शवा शिवड़ी का हो, जिस एसआरई की मैंने बात की उसके बारे में हो, डीसीआर के बारे में हो, ये सभी प्रोजेक्ट को बर्बाद करने का काम उद्धव ठाकरे जी और उनके चिरंजीव पालक मंत्री उपनगर के, ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि वो भूल गए कि वो उपनगर के पालक मंत्री है। ना वो कभी मीटिंग लेते हैं, ना उपनगर में इतनी बार बाढ़ आई, कोविड में इतना थैमान मचा, लेकिन वो कभी उपनगर में आए नहीं। और इसके लिए उनको याद आए, शायद आपका इंटरव्यू देख सकते हैं, मेरा तो नहीं देखेंगे लेकिन आपके कारण शायद देख सकते हैं, तो उनको ये याद आए कि बाबा उपनगर के पालक मंत्री है। और इसके लिए ये दोनों कभी दिखते भी नहीं है, वो कभी किधर दिखते नहीं है, और लोगों में इस विषय का बहुत बड़ा खुंदस है। ना वो दिखते हैं, भ्रष्टाचार है, डेवलपमेंट का काम नहीं है। और इसके लिए इस बार के मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुद के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा हम लहराएंगे, और मुंबईकर वासियों को 25 बरस में जो रास्ते मिले नहीं, जो अच्छा पानी मिला नहीं, जो अच्छी सैनिटेशन की व्यवस्था मिली नहीं, वो सब व्यवस्था 25 बरस के बाद, 30 बरस के बाद देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एंड अतुल जी संगठन के व्यक्ति है, संगठन कैसे चलाना बिल्कुल जानते हैं, उनको हम अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है बीएमसी के चुनाव के लिए। आई थिंक दे विल डू वेल। थैंक यू अतुल जी, अतुल भास्करकर जी। दैट्स ऑल फ्रॉम प्रदीप नाम्बियार एंड अतुल जी, अतुल भास्करकर जी, फाउंडेशन नाउ।